हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। तो जैसा कि अपन क्लास 12 की प्रश्नावली कर रहे थे, अपन के 12 का सिलेबस चल रहा था, उसमें चैप्टर चल रहा था 6। उसमें अपन ने 6.1 के बेसिक और 6.1 के सारे क्वेश्चन लास्ट क्लास तक कर लिए हैं। 3 क्लास मैंने आगे ले ली है। अगर आपने नहीं देखी है और अगर आपको टॉपिक नहीं आते हैं तो आप वहां पे चेक कर सकते हैं। आज अपन यहाँ पे करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 के बेसिक्स। और 6.2 मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो दो टॉपिक आते हैं, वर्धमान और ह्रासमान, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कंपटीशन में इसके अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर भी उनके अंदर वर्धमान और ह्रासमान काम आता है। तो आज अपन ये पढ़ेंगे पहले तो वर्धमान और ह्रासमान है क्या, इसके कैलकुलेशन से वैल्यू कैसे निकालें, क्या ग्राफ से इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है, एक्स वाई जेड जो इससे संबंधित हो सकता है वो आपको पूरा यहाँ पे क्लियर करवा दूंगा मैं। फिर जब क्वेश्चन करेंगे तो अपन को वैसे भी टॉपिक समझ में आ ही जाते हैं। तो पहले एक बार ये देखते हैं वर्धमान क्या है और ह्रासमान क्या है। ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करें। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं वर्धमान। इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं ताकि दोनों साइड में आराम से समझ में आ जाए, एक इधर और एक उधर। फर्स्ट है मेरा वर्धमान फलन, और जो भी अपन नाम लिखते हैं हिंदी में याद रखना, उसके इंग्लिश में साथ में याद करोगे तो बेटर रहेगा, आगे काम आते हैं। तो अपन के लिए अच्छी चीज है, अपन उसको थोड़ा इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। तो है वर्धमान फलन, और वर्धमान को इंग्लिश में कहते हैं इंक्रीजिंग। इंक्रीज थोड़ा इजी है ना, बढ़ना कोई चीज। तो वर्धमान का अर्थ होता है किसी चीज का बढ़ना, किसी फलन का लगातार बढ़ना। और अगर कोई फलन लगातार बढ़ रहा है, अगर कोई फलन, मुझे जो दिया हुआ फलन है वो लगातार बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि उसका ग्राफ भी लगातार बढ़ता हुआ आना चाहिए। उसका ग्राफ भी लगातार बढ़ता हुआ आना चाहिए। तो यहां पर मैं अगर ग्राफ से शो करूं, तो मैं अगर यहां पे ग्राफ से शो करूं इसको, तो कैसे करूंगा, मान लेता हूं मेरे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये एक्स अक्ष और ये क्या है, वाई एक्सिस। इसका केंद्र यहां पर है, वाई डैश एक्स डैश सब है यहां पे। एक ग्राफ है जो स्टार्ट हुआ कोई पॉइंट से स्टार्ट हुआ, कोई से भी हो सकता है वो, मैंने माना यहां से स्टार्ट हुआ था। ये बढ़ रहा है ऊपर जा रहा है और चलता जा रहा है। चलो ये मान लो चलता जा रहा है या रुका हुआ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता अपन को। मैं अभी के लिए मान रहा हूं ये आगे चलता जा रहा है, और मुझे ग्राफ देखने से पता भी चल रहा है कि ये बढ़ रहा है। ग्राफ देखने से क्या पता चल रहा है मुझे, बढ़ रहा है। क्या ये लगातार बढ़ रहा है या कहीं पे बीच में रुका है? लगातार बढ़ रहा है ना, इसलिए इस फलन को कहा जाता है निरंतर वर्धमान। निरंतर वर्धमान, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, यह कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। इसको एक और तरीके से कैसे समझे, मान लो मेरे पास इसके दो पॉइंट है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अगर मैं इसको एक्स अक्ष से मिलाऊं तो मान लेता हूं ये पॉइंट x1 में है और ये कहां पर है, x2 पर है। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे x1 की वैल्यू छोटी मिल रही है, किससे, x2 से। x1 इज लेस देन x2, x1 का मान x2 से छोटा है। अगर मैं फलन के आधार पर समझना चाहूं तो ये तो मैंने ग्राफ बनाया, सारी चीजों के ग्राफ थोड़ी दिए रखे होते हैं, अपन को फलन से भी समझना पड़ता है। अगर x1 का मान रखने पर जो फलन आता है fx1, उसका मान भी fx2 से छोटा हो, सीधी सी बात है, ये छोटा है और ये बड़ा है। तो अगर x1 छोटा है x2 से और fx1 का फलन भी छोटा है fx2 से, तो मैं कह सकता हूं कि ये ग्राफ किसका है, वर्धमान फलन का है। ये ग्राफ किसका है, वर्धमान का। मान लो मुझे कोई फलन दिया हुआ है, मैं वहां पे x के मान रखता हूं, छोटा मान रखा जब उत्तर भी छोटा मिला, बड़ा मान रखा जब उत्तर भी बड़ा मिला, तो उस स्थिति में इस फलन को कहा जाएगा वर्धमान फलन। एग्जाम्पल के लिए मुझे दिया हुआ है y बराबर x प्लस 2। मैंने जब x का मान 1 रखा तो मुझे y कितना मिला, 3।
लेकिन जैसे ही मैंने x को रखा 2, मुझे y कितना मिला 4। तो जैसे ही x की वैल्यू बढ़ाई, y की वैल्यू भी बढ़ी है। ऐसे फलन को कहा जाता है वर्धमान फलन। ऐसे फलन को क्या कहा जाता है? वर्धमान फलन। आंसर कैसे निकालेंगे वो बाद में है, अभी आपको टॉपिक समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका वर्धमान का एक और टाइप होता है, वो भी देख लो। एक होता है सामान्य वर्धमान। सामान्य वर्धमान मतलब वो वर्धमान तो है, वो बढ़ तो रहा है, लेकिन लगातार नहीं बढ़ रहा है, वो कहीं पे बीच में रुक भी जा रहा है। ऐसे यहां से स्टार्ट हुआ, ये रुक गया बीच में और फिर वापस बढ़ने लग गया, फिर वापस बढ़ने लग गया, तो बढ़ रहा है ये। अगर मैं एक पॉइंट x1 यहां पर कहीं पे लेता हूं और एक x2 यहां पे कहीं पे लेता हूं, तो x1 का मान f1 fx1, x2 का मान से fx2 मिलेगा, और जब x1 रखूंगा तो fx1 मिलेगा, x2 रखूंगा तो fx2 मिलेगा। x1 अगर x2 से छोटा है तो fx1 भी fx2 से छोटा होगा, ये तो ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि अपन को x1 और x2 दोनों के मान रखने पर, x1 और x2 के मान रखने पर दोनों ही बिंदुओं पर फलन जो है fx1 वो किसके बराबर मिल जाता है? fx2 के मिल जाता है। मान तो दोनों के सेम ही है, लेकिन दोनों के जो उत्तर है वो सेम प्राप्त हो जाते हैं। तो ये इस कंडीशन को रुकना, वो बीच में वो रुक जाता है, लेकिन एक कंडीशन में वापस बढ़ रहा है। मैं अगर वापस एक कंडीशन मानूं कि ये x2 था, मैं अगर मानूं कि ये x2 होता, तो fx2 यहां पे भी हो सकता था। तो या तो fx2 fx1 के बराबर हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता। तो मैं इसको क्या कहूंगा? x1 जब लेस देन हो x2 से, तो हो सकता है कि fx1 छोटा हो fx2 से, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है, कभी कभी वो बराबर भी हो सकता है, कभी कभी वो बराबर भी हो सकता है। तो ये कंडीशन है दो चीजों की। इसे कहा जाता है निरंतर वर्धमान और इसे कहा जाता है सामान्य वर्धमान। इसे कहा जाता है सामान्य वर्धमान। ठीक है, पता चल गया। अब ये चीज किस पे देखते हैं हम अपन? हासमान में। अभी तो कैलकुलेशन स्टार्ट भी नहीं कर रही, ध्यान रखना। अभी अपन वो समझ रहे हैं जो समझना आवश्यक है, रट्टे मारने वाली चीजें नहीं करनी है। तो मैंने यहां पे लिखा हासमान फलन। हासमान यानी कमी, हास का मतलब क्या होता है? कमी यानी क्षति। दो ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ग्राफ थोड़ा पड़ेगा, शाबाश। ठीक है, ठीक है, दोनों सेम सेम दिखे, थोड़े से इसलिए ये मान लेते हैं फिर से x, ये फिर से मान लेते हैं y। हासमान का अर्थ है फलन का गिरना, यानी फलन के मान में क्या ना? कमी। लगातार घट रहा है और चल रहा है और घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, निरंतर घटता जा रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा इसे? निरंतर हासमान। निरंतर हासमान। इस कंडीशन में मैं अगर x1 लेता हूं और x2 लेता हूं, x1 और x2, तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने x1 को छोटा लिया है x2 से। क्या मैंने यही लिया है? बिल्कुल यही लिया है। लेकिन जब x1 से अपन fx1 निकालते हैं और x2 से अपन क्या निकालते हैं? fx2, तो fx1 तो बड़ा प्राप्त हो रहा है और fx2 छोटा प्राप्त हो रहा है। fx1 तो मुझे बड़ा प्राप्त हो रहा है और fx2 मुझे छोटा प्राप्त हो रहा है। सॉल्व करके देखें इसको। मैंने एक फलन लिया, मान लो y इक्वल 3 माइनस एक्स। क्या लिया मैंने? 3 माइनस
x मान रखो, x के कोई दो मान रखो। तो मैंने पहले x की जगह 1 रखा, कितना रखा 1, तो y का मान कितना मिल रहा है 2, 3 में से 1 गया तो 2। लेकिन जैसे ही मैंने यहां पर रख दिया 2, x की जगह कितना रख दिया 2, अब मुझे 1 मिल रहा है। तो x का मान तो मैंने बढ़ाया था, लेकिन y का मान घट गया। ऐसे फलनों को कहा जाता है हासमान फलन। निरंतर हासमान है, लगातार वैल्यू घटाओगे तो लगातार घटेगा, यहां पे ये लगातार घटेगा। इसी प्रकार से अगर इसका बात करें तो यहां पे एक और ग्राफ बना देता हूं मैं समझाने के लिए। चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, स्किप करने की कोशिश मत करना, नहीं तो पीछे रह जाओगे। पीछे मतलब काफी चीजें ऐसे होगी जो आगे जाके फिर कहोगे और ये तो अपन ने करवा रहे थे लेकिन हमने किया ही नहीं। तो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये ध्यान रखना किसी भी चीज का। टॉपिक तो अपन रट्टा मार के भी कर लेते हैं, टॉपिक तो मैं भी रटवा भी सकता हूं, मैं चाहता हूं आप समझो इस चीज को, ठीक है। अब मुझे दिया हुआ है इस ग्राफ के अंदर निरंतर ना होकर एक ग्राफ किस प्रकार से चल रहा है। पहले ये चला था ऐसे, फिर एक बार रुका बीच में, एक बार बीच में रुक गया और वापस घटने लग गया। तो वापस अगर यहां पे 2 पॉइंट लेता हूं मैं, तो x1 और x2 दोनों पे मुझे fx1 का मान सेम मिल रहा है क्या? fx1 बराबर क्या है fx2। यहां से अगर मैं x2 को यहां पे लेता तो वो नीचे भी मिल सकता था, अगर मैं x2 को यहां पे लेता तो फलन मुझे यहां पे भी तो मिल सकता था। ये fx2 है, ध्यान रखना। तो या तो fx1 के बराबर हो सकता है या छोटा हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता। तो मैं वापस कहता हूं कि जब मैंने x1 छोटा रखा है x2 से, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना टॉपिक ये वाले निरंतर, और वो पूछ सकता है कौन सा है इसमें। तो जब मैंने x1 को रखा x2 से छोटा, तो मुझे fx1 या तो बड़ा मिलेगा fx2 से, या कभी कभी बराबर भी हो सकता है। और इस टाइप के हासमान को बोला जाता है सामान्य हासमान, इसको बोला जाता है सामान्य हासमान। और ये 2 प्रकार के अपन के वर्धमान और हासमान फलन होते हैं। 2 प्रकार के वर्धमान और 2 प्रकार के ही हासमान होते हैं। अब अपन किस प्रकार से अवकलन विधि द्वारा वर्धमान और हासमान का पता लगा सकते हैं, इसके लिए पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं नीचे वाले दोनों डायग्राम हटाऊंगा, ऊपर वाले को हटाने की आवश्यकता है नहीं मुझे। ठीक है, यहां से हटा देते हैं और फिर प्रूव करते हैं। ये हटा देता हूं, थोड़े से काम के नहीं है। ये भी हटा देता हूं, थोड़े से काम के नहीं है। ये भी हटा देता हूं, ये भी काम के नहीं है। चलिए, अब मुझे ग्राफ दिया हुआ है जो किस प्रकार से आया हुआ है, वर्धमान तरीके से आ रखा है। वर्धमान आ रखा है ना, ठीक है। ये y1 आ रही है, y2 है, ये fx1 आ रही है, fx2 है, दोनों वो एक ही चीज होती है। fx और y एक ही चीज है, ये कंफ्यूज मत होना इसमें। fx को ही y और y को ही fx लिखा जाता है अगर वो x का फलन हो तो। मुझे 2 बिंदु दिए हुए हैं 1 और 2, 2 बिंदु दिए हुए हैं 1 और 2। अगर मैं इन दोनों बिंदुओं को मिलाता हूं, और या फिर मान लो मैं इसके ऊपर एक टेंजेंट खींचता हूं, सीधा सा मैं सीधा सा सिंपल सिखाता हूं, थोड़ा आपको थोड़ा सरल तरीके से सिखाते हैं, बिल्कुल जीरो से। ये ग्राफ आसमान है, मुझे पता है, मेरे पास मान लेते हैं एक ही बिंदु है, कोई 2 नहीं है, मेरे पास एक ही बिंदु था, ये वाला। अगर मैं इसके ऊपर स्पर्श रेखा खींचता हूं तो स्पर्श रेखा को इंग्लिश में कहा जाता है टेंजेंट यानी टैन। तो मुझे एक ढाल मिलेगी, तो मुझे एक ढाल मिलेगी, ये ढाल मिल रही है मुझे। ये मुझे क्या मिल रही है, यहां पे एक ढाल मिल रही है। और ढाल किसको दर्शाती है, ढाल दर्शाती है tan थीटा को। अगर आपने मेरी पिछले वाली क्लास देख ली थी, ये सेकंड चैप्टर, एक एक ग्राफ में एक एक पॉइंट बताई हुई है मेरे,
तो ध्यान रखना अभी कि जो स्पर्श रेखा होती है या फिर किसी भी वक्र का जो ग्राफ बनाता है उसे को कहा जाता है ढाल। ये वक्र की ढाल है और ये एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बना रही है। कितना कोण बना रही है? थीटा। और इसको ही बोला जाता है ढाल, और ढाल का मतलब होता है tan थीटा, और tan थीटा का दूसरा मतलब होता है dy बाय dx। tan थीटा का दूसरा क्या मतलब होता है? dy बाय dx। क्यों होता है? क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर दो बिंदु लेता हूं जैसा कि अभी लिया था मैंने, ठीक है ना, तो लंब में क्या आ रहा है मेरा? y, और आधार में क्या आ रहा है? x। और tan थीटा का मतलब होता है लंब बटा आधार। यही होता है tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब में कौन है? y, आधार में कौन है? x। y बटा x। और दो बिंदुओं के बीच में दोनों का क्या लेते हैं? अंतर लेते हैं, उससे अपन वैल्यू निकालते हैं। इतना मैंने यहाँ पे ढाल के बारे में लिखा दिया है। अब ध्यान से समझना, ये जो थीटा दे रखा है ना, एक्स अक्ष के साथ जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री से कम है या ज्यादा है? तो सर जी ये एक्स अक्ष है और ये से tan थीटा बन रहा है, 90 डिग्री से तो ज्यादा नहीं लग रहा मुझे। तो ये 90 डिग्री से तो क्या होगा? छोटा होगा। किस कंडीशन में? वर्धमान वाली कंडीशन में। और वर्धमान वाली कंडीशन में अगर थीटा बराबर 90 डिग्री है तो इसकी ढलान जो है tan थीटा, उसका जो मान है वो सदैव बड़ा प्राप्त होगा जीरो के, क्योंकि tan में 0 से लेकर 90 डिग्री तक के जो मान होते हैं वो धनात्मक होते हैं। tan थीटा में 0 से 90 डिग्री के मान कहां तक होते हैं? धनात्मक होते हैं। ये तो पता ही है सबको। 0 से लेकर अनंत तक जाते हैं, माइनस तो आता ही नहीं है। पहले चतुर्थांश में यानी 0 से 90 डिग्री के बीच में tan थीटा के जो मान होते हैं वो 0 से बड़े होते हैं, प्लस में आते हैं। और tan थीटा को क्या कहा जाता है? dy बाय dx। तो मैं यहाँ पे अगर लिखूं tan थीटा की जगह dy बाय dx, तो इसका मान भी कैसा आना चाहिए? 0 से बड़ा। अर्थात किसी फलन का जब मैं x के सापेक्ष अवकलन करूं और उसका मान 0 से बड़ा प्राप्त हो, तो वही कंडीशन तो क्या कहलाती है मेरी? वर्धमान। तो अगर मैंने कभी किसी चीज का अवकलन ज्ञात किया, किसी फलन का अवकलन ज्ञात किया x के सापेक्ष, और उसका मान 0 से बड़ा प्राप्त हो रहा है, तो मैं मान सकता हूं कि वो फलन कैसा होगा? वर्धमान होगा। वो फलन कैसा होगा? वर्धमान होगा, मतलब वो बढ़ते क्रम में आएगा। इसी प्रकार से अपन यही चीज किसमें करते हैं? हासमान वाले में। यही चीज किसमें करते हैं? हासमान वाले में। चलिए, यही चीज अपन किसमें करेंगे? अब हासमान में। अब मान लो एक बार के लिए कि मैंने एक पॉइंट लिया यहां पे, ग्राफ में एक पॉइंट लिया यहां पे, और इसके ऊपर स्पर्श रेखा खींचूंगा क्योंकि मुझे टेंजेंट चाहिए। मुझे क्या चाहिए? ढाल चाहिए, वक्र का स्लोप चाहिए मेरे को। तो मैंने यहां पर खींची इसके ऊपर एक स्पर्श रेखा। ये मैंने इसके ऊपर खींची एक स्पर्श रेखा। ये x अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है? तो ये x अक्ष के साथ ये वाला कोण बना रही है, क्योंकि x अक्ष की पॉजिटिव साइड के साथ ही कोण लूंगा मैं। थीटा बनता है यहां पे। और मुझे अगर ध्यान से देखूं तो ग्राफ में कोण कुछ इस टाइप से दिख रहा है। ये 90 डिग्री से ज्यादा है या कम है? ये कोण 90 डिग्री से ज्यादा है या कम है? ज्यादा है सर जी। ज्यादा है तो मैं क्या लिख सकता हूं? थीटा ग्रेटर देन है 90 डिग्री से। थीटा किससे बड़ा है? 90 डिग्री से बड़ा है। और यार 90 डिग्री से 180 के बीच में ही होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ये इतना हो सकता है इधर की साइड, फिर तो वापस वर्धमान आ जाएगा। इस कंडीशन में मैं कह सकता हूं कि अगर मैं tan थीटा लूं तो tan थीटा का मान 0 से बड़ा मिलेगा या छोटा? तो अगर थीटा 90 डिग्री से बड़ा और 180 के बीच में है, मतलब वो दूसरे चतुर्थांश में है। tan थीटा कौन से चतुर्थांश में आ गया? दूसरे चतुर्थांश में। और दूसरे चतुर्थांश में tan थीटा का मान होता है माइनस में, ऋणात्मक आता है। ऋणात्मक मान 0 से छोटा होता है या बड़ा होता है? माइनस वाले मान तो 0 से छोटे ही होंगे। तो tan थीटा का मान 0 से छोटा मिलना स्टार्ट हो जाता है। जब tan थीटा 0 डिग्री से छोटा tan थीटा 0 से कम मिलना स्टार्ट हो जाता है,
उस कंडीशन में मैं कह सकता हूं dy बाई dx का मान भी 0 से छोटा होगा। और अगर ये कंडीशन मिल जाती है मुझे तो इसमें क्या कहूंगा, इसे कहूंगा हासमान फलन या फिर हासमान वाली स्थिति। ये वर्तमान वाली स्थिति है और ये कौन सी स्थिति है, हासमान वाली स्थिति। एक स्थिति बच गई क्या सर जी, 0 पे तो बताया नहीं आपने, 0 पर क्या होगा, जब 0 हो tan थीटा तो उस समय क्या होगा, उसका मतलब है ग्राफ ऐसे होगा सीधा सीधा, उस समय ग्राफ ऐसा होगा, ऐसे चल रहा होगा। और जब ऐसे चल रहा होगा या फिर कोई ग्राफ चल रहा है मान लो, और वो जहां पे अपन ने पॉइंट लिया है ना उस पे स्पर्शरेखा खींची तो ऐसे मिल रहा है, तो ये एक्स अक्ष के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है, 0 डिग्री। tan 0 डिग्री का मान होता है 0। इसका मतलब है इस समय ना तो यहाँ पे ग्राफ बढ़ रहा है ना ही घट रहा है, दोनों ही कंडीशन नहीं हो रही है। यहाँ पर ग्राफ रुका हुआ है, यहाँ पे ग्राफ क्या हो गया, सतत, जिसे अपन सामान्य वर्तमान और सामान्य हासमान कह रहे हैं। उस स्थिति में वो वाले बिंदु जहां पे उसका मान नहीं बढ़ रहा है उसे कहा जाएगा, इस बिंदु पर ना तो वर्तमान है और ना ही हासमान है। तो नोट करके बता देता हूं, यहां पे लिख देना, जब dy बाई dx बराबर 0 हो तो फलन ना तो वर्तमान न ही हासमान होगा, न ही हासमान होगा। बस यही है दोनों की वैल्यू। dy बाई dx का मान बड़ा आ गया 0 से तो वर्तमान, छोटा आ गया तो हासमान, और बराबर 0 के आ गया तो ना तो उस समय वो वर्तमान होगा और ना ही उस समय वो हासमान होगा। और अगर आपको इतना वर्तमान और हासमान में टॉपिक समझ में आ गया है तो कोई भी क्वेश्चन में अब आपको कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। इसके अलावा थोड़े बहुत होते हैं, वो रेंज आपको पता होनी चाहिए, वर्तमान क्या है हासमान क्या है। वैसे तो क्वेश्चन में समझाऊंगा मैं, लेकिन अगर आपने 11th में भी समझा है तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अभी मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझाने वाला हूं तो कोई चिंता की बात नहीं है। अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, याद अच्छा आप लोग। चलिए आगे वाले कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको लगेंगे कि इतने फटाफट हो रहे हैं, एक्चुअल में इतने इजी नहीं है क्वेश्चन। इतने इजी तो क्वेश्चन तो इजी है, वैसे ऐसा नहीं कह रहा हूं क्वेश्चन इजी नहीं है, क्वेश्चन सारे इजी है, लेकिन इतने जो आगे वाले दे रखे हैं ना, एक एक लाइन में भी उत्तर आएगा, उतने सरल तो आगे वाले थोड़े बहुत उनको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, यहाँ पे सीधे हैं। जैसे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करूं तो क्वेश्चन लिखा हुआ है fx बराबर 3x प्लस 17। fx बराबर 3x प्लस 17। पदस्थ फलन वर्धमान है प्रत्येक r में, r मतलब होता है वास्तविक संख्या, मतलब ये वक्र कहीं भी रुक नहीं रहा है, ये निरंतर क्या है, वर्धमान है। अपन को प्रूव करना है, तो प्रूव कैसे करेंगे, अगर इसकी वैल्यू बड़ी आ गई 0 से तो ये निरंतर वर्धमान है, छोटी आ गई 0 से तो निरंतर हासमान है। तो अपन को तो वैसे भी निरंतर वाले चेक करने हैं। सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना पड़ता है, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। और मैं थोड़ा बहुत और क्लैरिफाई कर देता हूं जिसको कंफ्यूजन हो जाती है। मैं अगर कहूं dy बाई dx तो इसी का ही दूसरा मतलब है f डैश x। ये चीज और ये चीज अलग अलग नहीं है। जैसे y को fx लिखा जाता है, वैसे dy बाई dx को क्या लिखा जाता है, f डैश x। तो इसका मान 0 से क्या आना चाहिए, बड़ा, तो वर्तमान होगा, नहीं तो कैसा हो जाएगा, हासमान। तो इसका क्या करो, अवकलन करो। तो f डैश x बराबर 3 का 3, x का अवकलन हो गया 1, और केवल संख्याओं का अवकलन होता है 0। ये तो आपको अवकलन तो आते ही होंगे, मेरे को लग ही रहा है ये तो इसका उत्तर आ गया 3। इसका मान प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है, तो मैं कहूंगा सर जी इसका मान आ रहा है पॉजिटिव में, इसका मान धनात्मक आ रहा है। और अगर ये धनात्मक आ रहा है, अगर 0 से बड़ा है तो ये कैसा होगा, वर्धमान फलन होगा ये।
मैं सीधा लिख रहा हूं वर्तमान, आपको लिखना है वर्तमान फलन। इतना सा क्वेश्चन था, बस क्या निकालना है, dy बाय dx या फिर f डैश x। अगर वो 0 से बड़ा है तो वर्तमान, 0 से छोटा है तो ह्रासमान। एक और क्वेश्चन करवाता हूं। क्वेश्चन दिया हुआ है नेक्स्ट सेकंड, fx बराबर दिया हुआ है e की पावर 2x। बोला है कि ये वर्तमान है या आसमान, ये पता करना है अपन को। ये क्या करना है अपन को, पता करना है। तो फिर से क्या करना पड़ेगा, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। तो मैं क्या करूंगा यहां पे, f डैश x जब करूंगा मैं, तो e की पावर 2x का तो e की पावर 2x ही होता है, e की पावर x का e की पावर x, तो e की पावर 2x का e की पावर 2x। लेकिन 2x का वापस होगा तो आगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 e की पावर 2x, क्या ये धनात्मक है या ऋणात्मक है, प्लस में दिख रहा है या माइनस में, सर ये तो पॉजिटिव है। और इसका मान जब पॉजिटिव में है तो फिर से कैसा होगा, ये वर्तमान होगा। बस ये इतने इतने से थे दो आगे वाले। ये आपको बेसिक बताने के लिए कि एक्चुअल में आंसर का मतलब क्या है, क्वेश्चन का मतलब क्या है। 2 मिनट रुकना। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं, थर्ड भी इजी, अभी शॉर्ट में हो जाएगा ये भी। थर्ड भी बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है कि fx जो है वो sin x है, fx है वो क्या है, sin x है। तो बताओ कि a, पहला तो ये पूछा हुआ है कि यह 0 से π/2 में तो क्या है, वर्धमान है। b क्या पूछा हुआ है, π/2 से π में ह्रासमान है। लेकिन अगर मैं पूरा कहां से कहां जाऊं, 0 से पाई, पूरा कहां से कहां जाऊं, 0 से पाई, तो उस बिंदु पर यह न तो वर्धमान है न ह्रासमान है। यह उस बिंदु पर ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान है। 3 कंडीशन पूछी है, तीनों निकालनी है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्वेश्चन सिंपल सा है, फिर से अवकलन करो और देखो उस बिंदु के अंदर, उस पर्टिकुलर रेंज के अंदर उसका मान बढ़ता है या घटता है, ये अपन को खुद को पता होना चाहिए, आगे वाला नहीं समझाएगा इसको। एग्जाम्पल के लिए x के सापेक्ष जब मैं अवकलन करता हूं, x के सापेक्ष अवकलन, अगर मैं करता हूं तो मुझे मिलता है f डैश x बराबर cos x। f डैश x बराबर क्या मिल जाएगा, cos x। और सबको पता होगा, सबको ही पता होगा कि a का मान, a का मान कौन सी रेंज में, 0 से π/2 में इसका जो f डैश x है, f डैश x यानी cos x, 0 से π/2 यानी पहले चतुर्थांश में cos का मान धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है, पहले तो इतना बताओ। पहले में तो सारी चीजें धनात्मक होती है, तो मुझे f डैश x का मान भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव। और जब मुझे आंसर पॉजिटिव मिल रहा है इस रेंज में, तो वो कैसा होगा, वर्धमान होगा। चलो सर जी ये तो पता चल गया हमको। अब रेंज क्या दे रखी है मेरे को, अब मुझे रेंज दे रखी है π/2 से कहां जाना है, पाई जाना है। तो इसमें f डैश x है, cos का मान, f डैश x यानी cos थीटा, cos x का मान दूसरे चतुर्थांश में धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है। तो मुझे पता है कि उसका मान ऋणात्मक होता है, साइन धनात्मक होता है, जबकि cos किसमें होता है, ऋणात्मक होता है। तो 0 से छोटा हो जाएगा ऋणात्मक, तो इसे मैं बोलूंगा ये कैसा है, यहां पर ह्रासमान। कैसा मिलेगा, ह्रासमान।
लेकिन थर्ड कंडीशन दे रखी है 0 से पाई पूरा बताओ। मैं पूरे में पूछा है। तो इसमें क्या होता है जनरली, अगर मैं आपको बताऊं तो मैं अगर रखता हूं 0 से पाई के बीच में एक पॉइंट आता है π/2, जो कि ना यहां पे शामिल था ना यहां पे शामिल था। यार ना छोटा वाला ब्रैकेट है, छोटे वाले ब्रैकेट का मतलब होता है वो जो रेंज दे रखी है वो खुद उसमें शामिल नहीं है, उसके बीच वाला अवयव शामिल है। लेकिन यहां पे तो π/2 भी लेना पड़ेगा, 0 से 180 डिग्री के बीच में तो π/2 भी आता है, 90 भी आता है। तो ये रखता हूं तो cos 90 डिग्री, cos π/2 की वैल्यू कितनी मिल जाती है मेरे को, 0 मिल जाती है। और ऐसा फंक्शन, ऐसा फलन जिसमें f डैश x यानी dy/dx का मान 0 मिल जाता है, उसे कहा जाएगा वो न तो वर्धमान है न ही ह्रासमान है, क्योंकि वो बीच में रुक गया, वो ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो वो तो न तो वर्धमान माना जाएगा न ही ह्रासमान, क्योंकि वो दोनों काम साथ साथ कर रहा है, वो बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है। ऐसे को ना तो वर्धमान मानते हैं ना ही ह्रासमान, ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान है। बस इतना सा था ये क्वेश्चन, इतना सा था ये क्वेश्चन। यहां पे छापो, फिर ये हटा के एक बार मैं क्वेश्चन करता हूं नेक्स्ट। चलो अब है क्वेश्चन समझने वाले। अब सारे क्वेश्चन जो आएंगे वो क्या है, समझने वाले। उसमें रेंज है, उसमें पर्टिकुलर रेंज अपन को निकालनी है। यहाँ पे रेंज दे रखी थी या सीधा वैल्यू आ रही थी, अब सीधी वैल्यू नहीं आएगी, अब अपन को रेंज निकालनी होगी कि किस रेंज में वर्धमान है, किस रेंज में ह्रासमान है। चलिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मुझे फोर्थ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है मुझे, फंक्शन है f(x) बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x से पद्धत फलन f, से पद्धत फलन f किस अंतराल में वर्धमान है और किस अंतराल में ह्रासमान है, ये मुझे ज्ञात करना है। अब अच्छे क्वेश्चन है। अब मुझे ये पता करना है कि कहां पर बढ़ रहा है और मुझे ये पता करना है कहां पर घट रहा है। आया समझ में? जैसे अभी रेंज दे रखी थी ना 0 से π/2, π/2 से पाई या 0 से पाई, वैसे तो मैं निकालता हूं जनरली। करना वही है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, करो x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष जब मैं अवकलन करता हूं तो इसे लिखा जाएगा f डैश x बराबर, अब यहां पर इसका अवकलन करते हैं तो 2 का तो 2 ही रहेगा और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो 2x को 2 से गुणा किया तो सीधा लिख रहा हूं मैं, यहां पे आ रहा है 4x माइनस का माइनस और 3 का 3। और अंतराल निकालने के लिए या फिर वर्धमान ह्रासमान की रेंज निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, f डैश x बराबर 0 रखना पड़ता है। रखने पर मतलब ये फलन जो है ना, इसका मान किसके बराबर रखना है, 0 के। ये तो मेरा एक उत्तर निकल गया। मुझे पता नहीं है वर्धमान है या ह्रासमान, पता कर सकते हो क्या वर्धमान है या ह्रासमान है? अभी क्या पता मेरे को, अभी तो कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि मुझे ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे x है, x का मान क्या है मेरे पास, निकालनी पड़ेगा ना मेरे को, तो निकालते हैं। तो मैं 4x माइनस 3 इक्वल कर देता हूं 0। तो यहां से अगर मैं देखूं तो 4x इक्वल आ गया 3 और x इक्वल आ गया 3/4। x का मान आ गया 3/4, मतलब रेंज बताओ। x का मान होता है वो नंबर लाइन खींच के उसके ऊपर बढ़ाना है। तो मैंने लिख दिया 3/4। मैंने कितना लिख दिया, 3/4। अगर x के 2 मान आते तो मैं 2 लिखता, जो होते वो लिखता। 3 आते तो 3 लिखता। ऐसे भी आएंगे जिसमें 2 होंगे, 3 होंगे, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है ना।
अभी कितना आया मेरे पास, एक ही आया है। राइट हैंड साइड से मान स्टार्ट करना है पॉजिटिव से, फिर नेगेटिव, अगर और ज्यादा हो तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। एग्जांपल के लिए ऐसे बहुत सारे पॉइंट होते हैं ना, इधर से तो पॉजिटिव ही स्टार्ट करना है, फिर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ऐसे। जो प्लस लिख रहे हैं वो वर्धमान को दर्शाते हैं और जो माइनस लिख रहे हैं वो हासमान को दर्शाते हैं। जो प्लस के मान है वो वर्धमान है और जो हासमान माइनस के मान है वो क्या है, हासमान। ये 11th में था, फिर भी मैं समझा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली चीज तो वर्धमान है और ये वाली चीज हासमान है। तो बताओ मुझे वर्धमान का रेंज कहां से कहां तक मिला। वर्धमान की रेंज मिली है 3/4 से लेकर कहां जाना है मुझे, अनंत तक। जिसमें 3/4 कभी शामिल मत कर देना, जो x के मान आते हैं वो शामिल नहीं होते हैं। इस बिंदु पर ना तो वर्धमान है ना ही हासमान है। जबकि अगर मैं हासमान की बात करूं तो मुझे मिल रहा है माइनस अनंत से कहां तक आना है, माइनस अनंत से कहां तक आना है, 3/4। और यही तो क्या है इसकी रेंज। तो रेंज जब पूछे या फिर मान जब पूछे वर्तमान हासमान का, तो उस फलन को किसके बराबर करना है, 0 के। 0 के बराबर करने के बाद में x के जितने मान आते हैं उसको नंबर लाइन पे खींचो। नंबर लाइन को खींचने के बाद में उनको प्लस माइनस में बांटो। प्लस वाले मान वर्तमान के हैं और माइनस वाले मान हासमान के होते हैं। छापो। इसके बाद में मैं एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं यहां पर ही। जैसे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें ज्यादा मान भी है, तो अच्छा क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन नंबर 5 आज के लिए वैसे क्वेश्चन 5 एंड होगा अपना। fx इक्वल 2x³ 3x² माइनस 36x प्लस 7। ये क्या करना है मेरे को, इसमें भी क्या निकालना है मेरे को, वर्तमान और हासमान की रेंज निकालनी है। क्या निकालना है, वर्तमान और हासमान की रेंज। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक कर दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना, अच्छा रहेगा। मुझे भी इससे मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए भी मैं अच्छी अच्छी क्लास ला पाऊंगा, ठीक है ना। तो प्लीज लाइक कर देना चैनल को अगर आपको क्लास अच्छे से समझ में आ रही हो। चलिए क्वेश्चन करते हैं। वही पता है मुझे निकालना है dy/dx या फिर f'(x), क्योंकि इसी से ही पता चलता है वो चीज वर्तमान होगी, हासमान होगी या फिर दोनों ही नहीं होगी। तो चलिए इसका क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो फटाफट से जब मैं इसका अवकलन करता हूं तो मैं मानता हूं आपको अवकलन आते होंगे। तो f' बराबर 3 दूनी 6x², घात में से एक कम, सर घात आगे आ गई और घात में से एक कम, माइनस 6x, घात आगे आ गई, इससे गुणा हो गई और ये x से कम हो गया, माइनस 36x तो हट गया और 7 का अवकलन होता है 0। ये मुझे मिल गई समीकरण नंबर 1। अब यहां पे x मुझे जो दिख रहा है वो द्विघात समीकरण है, तो इसके उत्तर कितने मिलेंगे, 2। अगर ये त्रिघात समीकरण होती तो उत्तर कितने मिलते, 3। चतुर्थ घात होती तो उत्तर कितने मिलते, 4। तो जैसे यहां पर x का एक उत्तर मिला है, यहां पर x के कितने उत्तर मिलने वाले हैं, 2। करेंगे अपन, सॉल्व करते हैं। एट f'(x) इक्वल 0, f'(x) कितना रखते हैं, 0। 6x² माइनस 6x माइनस 36 इक्वल 0। 6 सब में कॉमन आकर 0 में भेज देते हैं, तो मेरे पास समीकरण क्या मिली, x², 6 कॉमन आ रहा है, ध्यान रखना, 6 कॉमन आ गया x² माइनस 6 कॉमन आ गया x माइनस 6 कॉमन आ गया 6 चलिए 36 बराबर 0। और अगर किसी को पता नहीं चल रहा है कि 6 कहां गया, तो 6 ब्रैकेट के बाहर आता है, वो 0 के बट्टा में जब जाएगा यहां पे तो वो भी कितना हो जाएगा, 0। इतना सोचने की आवश्यकता मैथ्स वालों को नहीं होती है। 6 कॉमन आया और वो कहां चला गया, 0 में। इसके गुणनखंड करते हैं, बीच वाले के 2 भाग में तोड़ते हैं और वो अपन के 10th 11th वाला था वही। x² का x² x को 2 भागों में तोड़ता हूं, जिसका योग तो आना चाहिए इसी के बराबर, योग या फिर प्लस या फिर माइनस, लेकिन गुणनफल आना चाहिए 6। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे पता है
कि यहां पे मुझे लेना है 3x और यहां पे मुझे लेना है 2x। ये क्यों लेना है? क्योंकि 3x में से जब 2x जाएगा तो x मिल जाएगा। माइनस का चाहिए तो माइनस की संख्या बड़ी है और प्लस की संख्या छोटी है, ये भी आ गया। तो माइनस के 3x में से प्लस का 2x जाएगा तो माइनस का x बचेगा। 3 को 2 से गुणा किया तो 6 और 1 को 6 से गुणा करते हैं तो भी 6, तो सही आ रहा है मेरे। कॉमन लेंगे तो और पता चल जाएगा। इन दोनों में कॉमन लेते हैं, आगे वाले में अलग से कॉमन, पीछे वाले में अलग से कॉमन। तो इन दोनों में जब x कॉमन लेता हूं तो इसके पास बचा x माइनस, इस पे x कॉमन आया तो बचा 3। इसी प्रकार से इसमें यहां पे बचा 2, 2 कॉमन आएंगे, ठीक है ना। यहां पे बचा x माइनस 2 दिया 6, और अगर मैं देखूं तो मुझे एक तो मिल रहा है x माइनस 3, एक बार तो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज और एक बार ब्रैकेट के बाहर वाली चीज को किसके बराबर रख देंगे? 0 के। तो यहां पे मुझे कुल मिला के x के कितने मान प्राप्त हुए हैं? 2। अगर मैं इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखता हूं तो x माइनस 3 को जब मैं 0 के बराबर रखूंगा तो x मिलेगा मुझे 3, और वही मैं x प्लस 2 को 0 के बराबर रखूंगा तो x मिलेगा माइनस का 2, और x के यहां पे मुझे उत्तर कितने मिले हैं? 2। इनको नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। छोटा कौन सा है? माइनस का 2, ये आ गया माइनस का 2। बड़ा कौन है? 3, ये आ गया 3। ये अनंत और ये माइनस का अनंत। प्लस माइनस किधर से स्टार्ट होगा? राइट हैंड साइड से। प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। एक तो ये वाला मान वर्तमान का है और एक ये वाला मान वर्तमान का है। जो प्लस वाले मान होते हैं वो किसके होते हैं? वर्तमान के। तो मुझे अगर कहा जाए वर्तमान की रेंज क्या है, तो वर्तमान की रेंज है माइनस अनंत से माइनस 2, माइनस अनंत से माइनस 2 छोटे ब्रैकेट में, यूनियन और क्या है? 3 से अनंत। तो माइनस अनंत से माइनस 2 और 3 से अनंत तक सब जगह पर मुझे क्या मिलेगा? ये ग्राफ वर्धमान मिलेगा। हासमान कहां पे मिलेगा? हासमान मिलेगा माइनस 2 से 3 तक, क्योंकि वो नेगेटिव में है। हासमान कहां मिलेगा? माइनस 2 से 3 तक। और यही तो अपन का क्या है? वर्धमान है। यही तो क्या है? अपन का हासमान है। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। x के मान निकालो, अगर dx सीधा आ जाता है तो सीधा अच्छी बात है, नहीं आते तो x के मान निकालो। x के मान निकाल के उसको नंबर लाइन पे रखो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चलते रहो। जो पॉजिटिव वाले मान है वो वर्धमान के हैं, जो नेगेटिव वाले मान है वो हासमान के हैं, और हो गए यहाँ पे खत्म। बिल्कुल सिंपल तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन को समझाया है मैंने। अगर क्लास अच्छी लगी है, अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए हैं तो क्लास को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। क्लास में आज यहाँ तक ही रखेंगे। क्लास को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।